हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट चल रही है, तो उसी प्लेलिस्ट में आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला हमारा जो न्यूज़ आइटम है दैट इज रिलेटेड टू MACS 4028, मतलब मैक्स 4028 बोलूंगा मैं। ये बेसिकली है क्या, आप ये देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है ये क्या है? ये व्हीट ग्रेन्स है। तो ये मैक्स 4028 है, ये भी एक व्हीट की वैरायटी है एंड इट इज बायोफोर्टिफाइड। बायोफोर्टिफाइड कैसे है? क्योंकि उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो नॉर्मल जो व्हीट होता है उससे ज्यादा है, ठीक है। एंड ऑल्सो द न्यू वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू मेनी पेस्ट। तो पेस्ट वगैरह जो होते हैं जो खराब कर देते हैं, जैसे टिड्डी कई बार खराब कर देती है फसलों को, तो वो उन सबको ये रेजिस्टेंट है, मतलब ये खराब नहीं होगा। तो ये तो अच्छी बात है, नॉर्मल व्हीट के मुकाबले तो ये अगर रेजिस्टेंट है तो हमारी फसलों का नुकसान नहीं होगा। एंड इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू मेनी डिजीजेस एज कंपेयर टू द नॉर्मल व्हीट वैरायटीज। अब ये एक सेमी वॉफ वैरायटी है। सेमी वॉफ बोलते हैं हम बोने को, बोना होता है ना छोटा, तो सेमी वॉफ मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ये कम है, इसकी हाइट कम रहती है। एंड इट मैच्योर्स इन 102 डेज। अब इसको जो है ना, मैंने इसलिए 102 डेज वाला भी मेंशन कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम PCS में उन्होंने व्हीट से रिलेटेड ना उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपको प्राइसेस वगैरह भी पूछ रखे थे कि व्हीट के ग्रेड A का कितना है और ये सब ऐसा। तो अगर उस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें आता हो, इसलिए मैंने ये सब लिखा है। तो ये इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है दैट इज 102 डेज। एंड फायदा और क्या है इसका? इसका फायदा यह है कि इट शोज सुपीरियर एंड स्टेबल यील्डिंग एबिलिटी। और वो कितनी है यील्डिंग एबिलिटी, मतलब कितना प्रोड्यूस होता है? तो वो है 19.3 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 19.3 क्विंटल्स जो है गेहूं मिल जाती है। एंड इट इज रेजिस्टेंट टू स्टेम रस्ट। स्टेम आपको पता है क्या होती है, तो वो रस्ट ना हो जाए, तो उसके लिए भी इसमें जो जीन्स हैं वो इसको रेजिस्टेंट बनाते हैं। देन लीफ रस्ट, इसके लीव्स भी रस्ट नहीं हो सकते। ऑल्सो फोलियर एफिड्स, रूट एफिड्स एंड ब्राउन व्हीट माइट। तो यही ब्राउन व्हीट माइट यही हो गया, हमने पहले पढ़ा है जो पेस्ट वाला, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो एस्टिमेट्स हैं ये थे फॉर द ईयर 2019 टू 2020 क्रॉप ईयर, ठीक है। क्रॉप ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, क्रॉप ईयर। थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स जो हैं उनको रिलीज किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। अब ये मेजर क्रॉप्स के ही जो निकाले जाते हैं वो मेजर क्रॉप्स के निकाले जाते हैं, माइनर क्रॉप्स के नहीं निकाले जाते। ये आपका एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का। एंड उस एस्टिमेट से क्या निकल के आया है? उस एस्टिमेट से ये निकल के आया है कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट अ रिकॉर्ड 295.67 मिलियन टन्स। इंपॉर्टेंट फिगर है 295.67 मिलियन टन्स जो है ये, क्योंकि रिकॉर्ड बना है नया, है ना। तो ये थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहली बात तो ये मेजर क्रॉप्स के लिए होता है, दूसरी बात कि ये 2019-2020 के लिए था, और फिर कितनी प्रोडक्शन हुई है 295.67 मिलियन टन्स की। तो आगे चलते हैं। किसान रथ, आप देख सकते हैं ये किसान रथ है, ये एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? रथ मतलब क्या होता है? रथ मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, है ना रथ, है ना। तो ये मोबाइल ऐप करती क्या है? इट हैज बीन लॉन्च टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, देखो रथ से आपको पता लग जाएगा वहां, अगर आपको याद रखना हो ना भी किसान रथ किस लिए, अब कितनी सारी ऐप्स हैं, कैसे कैसे याद रखोगे? कुछ लिंक तो बनाना पड़ेगा। तो लिंक जो है वो यही है कि रथ व्हीकल होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि अब किसान लिखा हुआ तो फूड ग्रेन्स की बात होगी ना, अब हथियार तो जाएंगे ही नहीं, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पेरिशेबल्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन।
तो अगर मेंस में आपको क्वेश्चन आ भी जाता है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एग्रीकल्चर के प्रति, या वैसे नॉर्मल पूछ लेते गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है फूड सिक्योरिटी के लिए जो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है किसान रथ का। क्योंकि अब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखो यहां वर्ड लिखे पेरिशेबल्स। पेरिशेबल्स मतलब जो पेरिश हो जाता है, जो जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब लॉकडाउन के टाइम में किसी को भी निकलना अलाउड नहीं था, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिलनी, और बहुत सारे लोग खुद ही नहीं आ रहे थे कोरोना के डर से, तो ट्रांसपोर्ट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। उसको आसान करने के लिए, टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पेरिशेबल्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। And it has been developed by National Informatics Center, NIC ने इसको डेवलप किया है to ensure that farmers and traders are able to find transport for their produce from farm gate to the markets। ठीक है, तो मंडियों में ले जाने के लिए, खेतों से डायरेक्ट मंडी में ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है ना, तो उसके लिए ये है। नेक्स्ट है किसान सभा ऐप, ये भी एक रिलेटेड चीज है, तो इसे देखते हैं क्या है। जो CSIR है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इट हैज लॉन्च दिस किसान सभा ऐप। किसान रथ नहीं है, किसान सभा ऐप है, ठीक है। अब इसका एम क्या है? इसका एम भी सिमिलर है, टू कनेक्ट फार्मर्स टू द सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये करेगा क्या? ये करेगा फार्मर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कोल्ड स्टोर ओनर्स होते हैं, कोल्ड स्टोर में स्टोर होते हैं ना, गोदामों में, गोडाउन्स वाले जो होते हैं, तो उन सब के लिए उनको कनेक्ट करेगा ये, ताकि टाइमली एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन मिल जाए हमें। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य क्या होता है? ठीक है, भगवान विष्णु के जो अवतार है उसमें मत्स्य अवतार भी हम पढ़ते हैं, तो मत्स्य क्या होता है? मत्स्य कहते हैं फिश को, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होगी? ये फिशरीज से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फिश है। एंड उस दिन कमेंट बॉक्स में कोई पूछ रहा था पिसीकल्चर के बारे में, तो पिसीकल्चर यही होता है कि फिश को, जैसे ये जो कर रहे हैं, ये पिसीकल्चर है। फिश को ग्रो करना जो है, वहां फिश को पालना बड़े लेवल पर, दैट इज कॉल्ड पिसीकल्चर। अब ये नहीं कि जो एक्वेरियम में घर में रखा हुआ तो वो भी पिसीकल्चर कर रहा है, उसे पिसीकल्चर नहीं बोलते हैं। जो खासकर थोड़ा बहुत कमर्शियल पर्पसेस के लिए होता है उसको पिसीकल्चर बोलते हैं, लार्ज स्केल पर। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अब मत्स्य का मतलब आपको फिश समझ आ गया, संपदा मतलब वेल्थ, ठीक है। तो अब ये होगा क्या? इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर फिशरीज वेल्थ स्कीम। अब आपको आइडिया लग जाएगा ऑप्शंस देखते ही कि जब आपको मत्स्य संपदा का मीनिंग पता लग गया तो आपको पता लग जाएगा कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला ये एस्पेक्ट तो अपना खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं कि इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज। मरीन फिशरीज क्या हुई? मरीन फिशरीज तो होगी भाई जो समुद्र वाले एरिया में है ना, खारे पानी वाले एरिया में। लेकिन इनलैंड फिशरीज क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा टोबों में, पॉन्ड्स में करते हैं ना फिशरीज। जैसे अब पंजाब में बहुत सारी मच्छी कहां से आती है? अब सारी बॉम्बे साइड से थोड़ी ना आती है, पंजाब को कोई कॉस्ट लाइन नहीं लगती है, तो पॉन्ड्स में पालते हैं कुछ लोग, पिसीकल्चर जो है, तो उन दोनों को कवर कर रहा है, मरीन को भी एंड इनलैंड फिशरीज को भी। इनलैंड वाटर्स आपको पता है, कैनाल वगैरह जैसे बोलते हैं। इनलैंड का मतलब हो गया जो लैंड के बीच में, जैसे नेम बता रहा है आपको, ठीक है। तो पॉन्ड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, इस सब में। अब इस स्कीम से क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट का क्या टारगेट है? गवर्नमेंट चाहती है कि इस स्कीम से पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार, ठीक है, जिसकी हम सबको ऑलमोस्ट जरूरत है। तो रोजगार टू ओवर 55 लाख पर्सन्स। एंड दूसरा एम इसका है, या हमारी सरकार की एक्सपेक्टेशन है इससे, कि टू डबल द मरीन एक्सपोर्ट्स टू 1 लाख करोड़ रुपीस। जो मरीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, उसको डबल कर दिया जाए। डबल करके कितना हो जाएगा? 1 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज आइटम है दैट इज रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर या किसी और चीज में डील कर रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किसी को नहीं पता और वो यूपीएससी एग्जाम दे रहा है, तो दैट शोज के उसने अपना टॉप जो सिलेबस है वो
ढंग से नहीं कवर किया। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है हम डिटेल में समझते हैं। देखो, प्रायोरिटी सेक्टर्स किनको बोला जाता है? प्रायोरिटी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिनको विच में नॉट गेट टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से हैं, पर अब इसका रीजन समझते हैं कि व्हाई दे मे नॉट गेट टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट। इसीलिए क्योंकि हो सकता है वो रिटर्न उस सेक्टर में जो है वो उन सेक्टर्स में रिटर्न वापस ना आ रही हो ज्यादा, या उस पे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हैं तो वो नहीं देते हैं, या मनी वापस नहीं हो रहा है, उसमें बहुत उन्होंने ट्राई किया, पहले काफी दिया लोन लेकिन फिर उसमें से वापस ही नहीं हुआ तो बैंक ने देना बंद कर दिया। तो वो होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अब वो जो सेक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल फार्मर्स वाला हो गया, फार्मिंग वाला हो गया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तो इनको भी तो लोन की जरूरत है। अब बैंक्स बहुत सारे नहीं देते थे, इसलिए आरबीआई ने क्या बोला, भाई प्रायोरिटी सेक्टर मतलब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ लोन देना है, आपको लोन देना और प्रायोरिटी बेसिस पे लोन देना है। मतलब कुछ इन्होंने परसेंटेज जो है लोन की वो रख दी कि ये तो प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ ही जाएगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट रोल गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द बैंक्स। तो आपको पता लग गया प्रायोरिटी सेक्टर जो है उनको डिफाइन किसने किया है, मतलब कौन बता रहा है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है, तो वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफाइड पोर्शन, मैंने आपको बोला था ना, सर्टेन परसेंटेज ऑफ द बैंक लेंडिंग टू फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर्स। अब प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स द फॉलोइंग कैटेगरीज: एग्रीकल्चर, एमएसएमईज क्या होते हैं आपको अभिषेक सर ने बताया होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वैसे अब इनकी डेफिनेशन चेंज हो गई है, जो चेंज डेफिनेशन है ना आत्मनिर्भर भारत के बाद, तो वो भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे कि चेंज डेफिनेशन क्या है, एंड उस पे मेरा ऐसा मानना है कि क्वेश्चन जरूर आ सकता है। फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको क्रेडिट चाहिए होता है। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के पास उतना क्रेडिट नहीं होता कि वो एक्सपोर्ट भी कर सके। अभी वो एक्सपोर्ट करेंगे तो ही कमाएंगे ना। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या होता है? एक्सपोर्ट करने के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, ताकि वो अपनी चीज जो है एक्सपोर्ट करें, फिर पैसा आएगा, उस पैसे से वो लोन उतारेंगे। एंड एजुकेशन, फिर हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल वगैरह, या आप देखते हैं कि बूढ़े लोगों के लिए जो ओल्ड एज होम्स होते हैं वो, ठीक है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बाद में अदर्स। अब अदर्स को डिफाइन आरबीआई टाइम से करता रहता है कि अदर्स में क्या क्या आएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स टू द फॉलोइंग बोरोवर्स आर कंसिडर्ड अंडर वीकर सेक्शंस कैटेगरी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, वीकर सेक्शन कैटेगरी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन कौन से लोग होते हैं, मतलब बोरोवर्स कौन कौन से वीकर सेक्शन में आते हैं। तो एक आता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जमीन ज्यादा नहीं है, आधा एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन जो होते हैं, ठीक है। एंड आपको एक चीज बता दूं, अब हमारी सरकार सिर्फ यही नहीं बोलती है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उन्हीं को जो रिजर्वेशन या और बेनिफिट्स दिए जाएं। अब एक नई कैटेगरी भी जो है डेवलप है, वो है मेंटल डिसेबिलिटी। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, कभी पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, एससीज एंड एसटीज, ठीक है। तो इनको भी प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के अंतर्गत इनके बोरोवर्स को भी क्या माना जाता है, वीकर सेक्शन में माना जाता है। फिर है डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स क्या हुए, हमें ये समझने के लिए पहले समझना होगा इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स तो हो गए जैसे बैंक्स, एक इंस्टीट्यूशन है ना। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स ऐसे हो गए भाई गांव के लाला जी हो गए, जैसे जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं। अब इसमें देखो डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स, अब फार्मर डिस्ट्रेस्ड कब होगा? फार्मर डिस्ट्रेस्ड इस केस में जो बात की जा रही है वो तब होगा जब भाई उसने लोन ले लिया गांव में, ठीक है, किसी मनी लेंडर से। अब उस मनी लेंडर ने क्या किया भाई, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, बैंक से मान लो डबल ट्रिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया उसने। अब फार्मर चुका नहीं पा रहा है। अब वो चुकाने के लिए उसको मतलब
मनी लेंडर का जो महाजन का जो लोन चुकाना है वो चुकाने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो पैसा वो बैंक से अगर लेने जाता है तो बैंक को उसको देना पड़ेगा, बिकॉज ही बिलोंग्स टू द वीकर सेक्शंस कैटेगरी। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं कि जैसे मान लो विलेज की विमेन ने या कुछ लोगों ने इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि हम ये काम शुरू करते हैं, ठीक है, तो हम कोई ऐसा काम शुरू करेंगे एंड उससे जो इनकम आएगी फिर हम उसको प्रोपोर्शन में बांटेंगे, और वो काम शुरू करने के लिए हम एक साथ जो है थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते हैं। मतलब मान लो एक बंदे के पास 10 लाख रुपया नहीं है, अब वो क्या करेंगे, 50 जने हो जाएंगे, सब थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड फिर उससे जो प्रॉफिट आएगा जिसने जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन की होगी वो बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है। फिर होते हैं आर्टिजन्स, जैसे कारपेंटर्स वगैरह हो गए, तरखान वगैरह, है ना। एंड विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज where individual credit limits do not exceed 0.1 million etc. 1 मिलियन किसको बोलते हैं? 1 मिलियन 10 लाख, 0.1 मिलियन। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई, सी सेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। भाई इस पे क्वेश्चन यूपीएससी या पीपीएससी में एक आना ही आना है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से समझ लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब इससे रिलेटेड पहले न्यूज देख लेते हैं। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट a law on contract farming based on the lines of the Model Contract Farming Act 2018। अब ये जो Model Contract Farming Act 2018 जो है उसे रिलीज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब उसी की ही तर्ज पर ऑन इट्स लाइंस तमिलनाडु सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ बना दिया, उन्होंने भी एक एक्ट बना दी है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है कि देखो, अब ये यहां दिया हुआ है तो आप ये समझ लो और फिर हम ये पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर से कंपनीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, भाई हम इस टाइम मतलब ये अभी हार्वेस्ट नहीं हुई होती है, अभी उस टाइम मोल भाव नहीं चल रहा होता, वो पहले ही कह देते हैं भाई तुम हमसे सीड्स लो, हम तुम्हें सीड्स प्रोवाइड करेंगे, तुम ये क्रॉप्स उगाना एंड ये वाले क्रॉप्स जो उगेंगे हम आपसे इतने रुपए पे लेंगे। मतलब ये फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है कि हम उस टाइम पे इतने रेट पर ही लेंगे। इससे क्या होता है, फार्मर को भी जो है एक इंश्योर्ड इनकम हो जाती है, हाँ भाई जो है भाई मेरे को इतना मिल जाएगा हार्वेस्ट के बाद, और जो कंपनी होती है उसको भी क्वालिटी एश्योर्ड हो जाती है, भाई हमने जो क्वालिटी सीड्स दी थी उसी को इसने उगाया है एंड अब हमारे पास जो माल आ रहा है वो उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी की हमने सीड्स प्रोवाइड करी थी। तो अब देखते हैं अब मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट देखते हैं। मॉडल वाली याद रखना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है, तमिलनाडु ने अपनी अलग करी है। एंश्योर बाइंग ऑफ एंटायर प्री एग्रीड क्वांटिटी भी प्री एग्रीड होती है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरी बात, टू गाइड द, इसके फीचर्स बता रहा हूं आपको मॉडल वाले के, टू गाइड द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू फिक्स प्री एग्रीड प्राइस। भाई अब हर कोई चाहेगा भी मैं जो है मेरा फायदा ज्यादा हो, इधर से एक पार्टी चाह रही है मेरा फायदा ज्यादा हो, फिर दूसरी पार्टी सोच रही है नहीं मेरा फायदा ज्यादा हो, तो दोनों एक रेट पर आकर अग्री कैसे करें, कैसे कर सकते हैं, उस पे भी गाइडलाइंस दी गई हैं इस मॉडल एक्ट में। तीसरी बात, टू डिसाइड सेल परचेज प्राइस इन केस ऑफ वायलेंट मूवमेंट ऑफ मार्केट प्राइस। वायलेंट मूवमेंट ऑफ मार्केट प्राइस मतलब एकदम बढ़ जाते हैं या एकदम घट जाते हैं दाम, है ना। कई बार होता है कि बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन होगी, कई बार डिसइन्फ्लेशन होगी तो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में भी सेल परचेज का क्या प्राइस होगा वो डिटरमिन करना, उसके बारे में भी गाइडलाइंस यहां दी गई हैं कि कैसे डिसाइड होगा। फिर है इट प्रोवाइड्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फैसिलिटेशन ग्रुप एट विलेज लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस लिए प्रोवाइड किया है? टू टेक क्विक एंड नीड बेस्ड डिसीजन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इस पे आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है, तो वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज
आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट आपको जो है अभिषेक सर ने बहुत ढंग से करवाया हुआ है, तो आप एपीएमसी एक्ट वाला देख लेना। लेकिन ये चीज याद रखना, जो क्वेश्चन आपको आएगा, आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन वो पूछेंगे, वो स्टेटमेंट दे देंगे ट्रू है या नहीं, और वो स्टेटमेंट ये दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज अंडर द एम्बिट ऑफ एपीएमसी एक्ट, तो वो फॉल्स है। अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एपीएमसी एक्ट, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट, तो वो ट्रू होगा। एंड केटरिंग टू अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। अब डिस्प्यूट तो हो सकती है, होता क्या है कई बार एक सेंटेंस का भी, मान लो कॉन्ट्रैक्ट में एक मीनिंग है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके दो मीनिंग्स निकल सकते हैं। एक पार्टी दूसरा मीनिंग समझ रही है, पहला पार्टी पहला वाला मीनिंग समझ रही है, तो उस केस में भी क्या होगा, तो उस केस में डिस्प्यूट हो जाएगी। उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए भी मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड किया गया है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में। एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अथॉरिटी टू कैरी आउट द असाइंड मैंडेट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अथॉरिटी बनाई गई है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टैट्यूट के थ्रू आ रही है, तो उसको जो कार्य दिए गए हैं वो कार्य करेगी, इसलिए उसको बनाया गया है। अब हम आते हैं यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज बेस्ड ऑन प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट। हार्वेस्ट कहते हैं जब कटाई करते हैं, है ना, तो प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट, पहले हार्वेस्ट से पहले एग्रीमेंट हुई होती है, इसलिए इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है, क्योंकि फ्यूचर में हो रहा है ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द बायर्स। बायर्स कौन से होंगे, सच एज फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड एक्सपोर्टर्स। समझ रहे हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वाले होंगे या एक्सपोर्टर्स होंगे, वो ही बाई करेंगे ना जो फसल होगी उसको। एंड द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, फार्मर्स या फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशंस। इस बार यूपीएससी में मेंस में फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पे भी क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। 3 लिस्ट कराई है ना आपको चेतन सर ने पॉलिटी में, सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट बोलते हैं जैसे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। देखो एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो है दैट इज अंडर स्टेट लिस्ट, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है दैट इज अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। और आप कंफ्यूज ना हो जाओ, उसे याद रखने का एक टिप देता हूं मैं, C फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड C फॉर कॉन्करेंट, ठीक है, और एंड भी दोनों TT से हो रहे हैं, तो अब आपको ये याद रहना चाहिए कि ये कॉन्करेंट में आता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एग्जेम्प्ट कर दिया उन फर्म्स को दैट आर एंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लाइसेंसिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्टॉक लिमिट। अब होता क्या है कि जो ये एक्ट है ना, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इसके अंतर्गत कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है, भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो डील कर रही हैं फर्म्स, उस पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी, उनको इन रिस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कौन सी रिस्ट्रिक्शन जो दी गई है इसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, वो होती हैं स्टॉक लिमिट पे होती है, कितना स्टॉक इकट्ठा हो सकता है, या मूवमेंट ऑफ फूड स्टफ से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें वो बेयर एक्ट में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना मोर देन सफिशिएंट है इवन फॉर अ मेंस आंसर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फार्मर्स कैरी आउट कर रहे हैं फार्मिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, दे आर टू बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। क्यों कंज्यूमर, क्योंकि सीड्स वो कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो सीड्स ले रहे हैं कंपनी से, तो वो कंज्यूमर हैं। अब कंज्यूमर है तो इससे अच्छी बात क्या होगी हमारे फार्मर्स भाइयों के लिए, अच्छी बात ये होगी कि जितनी भी प्रोटेक्शंस हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो सारी की सारी प्रोटेक्शन अब फार्मर्स को भी मिलेंगी। आगे चलते हैं, PSU सर्वे की हम बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होते हैं। तो एक PSU सर्वे हुआ था 2018-19 का, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या बोला कि 3 कंपनियां, ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड NTPC, दे आर द
टॉप प्रॉफिटेबल कंपनीज इन इंडिया। ये पीएसयूज की बात हो रही है। आप बोलोगे प्राइवेट वाले तो ये भी है, कोई प्राइवेट वाली कंपनीज के आप नाम बोल दोगे कि यार ये सब भी ज्यादा कर रही हैं इनसे, नहीं, क्योंकि पीएसयू का सर्वे है। तो पीएसयूज में से टॉप 3 कौन कौन सी हैं? ओएनजीसी, आईओसी एंड एनटीपीसी। द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कि अंडर है द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये लेके आया है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सर्वे ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एवरी ईयर। तो अब हमें पता लग गया कि टॉप 3 2018-19 वाले ईयर के लिए कौन सी थी, ठीक है। और कौन लेके आता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? हैवी इंडस्ट्रीज वाली मिनिस्ट्री के अंडर है। बस ये 3-4 चीजें याद रखनी होती हैं फैक्ट्स में, तो उससे पूरी कहानी क्लियर हो जाती है एंड आप एक अच्छा आंसर लिख भी सकते हैं। एंड वहां अगर कोई क्वेश्चन घुमा के आ भी जाता है तो आपको मेन चीज अगर पता है, 3-4 फैक्ट्स पता है हर चीज के बारे में, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी हो जाती है। इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का पहले टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था चाइना, लेकिन अब कौन है? इस टाइम पे यूएस हो गया है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया स्टूड एट नियरली $88 बिलियन, ठीक है। और किस ईयर में? 2018-19 फिस्कल ईयर। और मजे की बात यह है कि अमेरिका जो है, इट इज वन ऑफ दोज रेयर कंट्रीज, वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज with which India has a trade surplus। अब ट्रेड सरप्लस जो है आपको अभिषेक सर ने कराया ही है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इंडिया चाइना से, अगर हम इंडिया चाइना की बात करें तो हम ट्रेड सरप्लस में नहीं है, लेकिन हमारे पास ट्रेड सरप्लस नहीं है। लेकिन हम यूएस के अगर देखें तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस है। तो हमारे एक्सपोर्टर लोगों के लिए, एक्सपोर्टर भाइयों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। स्टील प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने डेटा निकाला है जिसके हिसाब से इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील आफ्टर चाइना इन 2019 और तीसरी पोजीशन पे है जापान। अब आप एक चीज देखो, कल भी हमने देखा था पीपीई किट्स में भी इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है एंड उस वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन में भी इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया। वहां भी चाइना नंबर 1 पे था और यहां भी चाइना नंबर 1 पे है। और कुछ टाइम में इंशाअल्लाह हम चाइना को भी अच्छी चीजों में परास्त कर देंगे, पीछे कर देंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की बात करते हैं तो यूएस में एक थिंक टैंक है जिसका नाम जो निकालता है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, ठीक है। इंडिया इमर्ज एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और इंडिया ने ओवरटेक किया है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 2019 विद अ जीडीपी ऑफ $2.94 ट्रिलियन। एनक्लैट की हम बात करते हैं। एनक्लैट की फुल फॉर्म क्या होती है? पहली बात, एनक्लैट की फुल फॉर्म होती है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एपेलेट को क्यों अंडरलाइन किया, ऐसी क्या खास बात है इसमें? देखो कंफ्यूजन ये हो जाती है, कई जगह पे लिखा होता है एनसीएलटी, तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होते हैं। अब उनसे ऊपर अगर अपील करनी हो, अगर कोई एग्रीव्ड है, उनके फील कर रहा है कि जजमेंट सही नहीं दी है, तो वो अपील मतलब अपील करेगा ना, तो जो वो अपील करेगा तो कहां करेगा? वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में करेगा, वो करेगा एनसीएलटी में, ठीक है। तो विदाउट ए वाले जो हैं वो नीचे हैं, विद ए वाला जो है वो उनसे ऊपर है, अपील वहां जाएगी। तो अब ये देखते हैं न्यूज क्या है कि एनसीएलटी ने एक बेंच अपना जो है वो चेन्नई में भी स्थापित कर दिया है टू केटर टू द नीड्स ऑफ साउथ बेस्ड क्लाइंट्स। पहले ये दिल्ली में ही होता था, ठीक है। तो अब साउथ बेस्ड जो क्लाइंट्स हैं उनको इतनी दूर आना पड़ता था दिल्ली। मान लो कोई तमिलनाडु का है तो या कर्नाटका का है तो उसको इतनी दूर जाना पड़ेगा दिल्ली। अब जो है ताकि उनके लिए सहूलियत हो जाए कि पास में ही है, तो उन्होंने चेन्नई में जो है क्या किया है, इसकी एक और बेंच बना दिया। एंड अब जो दिल्ली वाला बेंच है वो बन जाएगा प्रिंसिपल बेंच। प्रिंसिपल बेंच मतलब मेन बेंच बन जाएगा। द चेन्नई बेंच विल हियर पिटिशंस फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी। जो मैंने आपको बताया एनसीएलटी नीचे है, एनसीएलटी उनसे ऊपर है, हायरार्की की बात हो रही है, ठीक है। अब ये एनसीएलटी किस किस के? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश,
फिर आंध्र प्रदेश का बेटा तेलंगाना, ठीक है, उसी में से निकला है ना, एंड लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो ये साउथ वाले जितने एरियाज हैं उन सब के लिए एक और बेंच बना दिया गया है जो चेन्नई में। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं और कौन कौन सी यूटीज हैं ये मैंने आपको बता दिया है। बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल ऑन एमएसएमईज। अब एमएसएमईज तो हमने इसमें भी किया है, आपको अभिषेक सर ने भी इकोनॉमी में कराया, तो एमएसएमई आपको पता होगा, ठीक है। तो एमएसएमई जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसने एक ऑनलाइन बैंक, जैसे क्वेश्चन बैंक होता है ना, क्वेश्चन बैंक क्या होता है, इकट्ठे किए होते हैं बहुत सारा क्वेश्चंस को, है ना, तो वैसे ही एक ऑनलाइन बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे स्कीम्स आइडियाज भी आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, आजकल लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उन सब का जो है जो मिल के जो आ रहा है, तो वो सारा उन्होंने एक बैंक बना लिया। बैंक मतलब कलेक्शन बैंक, ये वाला नहीं, नोट वाला नहीं, कलेक्शन वाली बात हो रही है, जैसे क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। अब दिस पोर्टल, कौन सा पोर्टल, ये जो इन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन बैंक वाला, गिव्स एक्सेस टू ऑल एमएसएमई रिलेटेड स्कीम्स। अब किसी ने एमएसएमई यूनिट स्टार्ट करना है तो उसको जरूरत है भी लोन कहां से मिलेगा, या मुझे कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, मुझे क्या करना है, तो उससे रिलेटेड कई बार स्कीम्स होती हैं एमएसएमई से रिलेटेड, तो सारी की सारी स्कीम्स जो हैं वो उस पोर्टल पे डाली गई हैं। एंड स्कीम्स किस किस की है, यूनियन वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स एमएसएमई से रिलेटेड, स्टेट्स गवर्नमेंट की भी स्कीम जो है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम रिलेटेड टू एमएसएमई। अलग अलग स्टेट ने क्या क्या एमएसएमई को अलग अलग वो दी हुई हैं, फैसिलिटीज दी हुई हैं, जैसे हिमाचल में बहुत ज्यादा दी हुई है बद्दी वाले एरिया में। And UT governments and has the provision of uploading ideas। मान लो मेरे पास कोई अच्छा आइडिया है, ठीक है, जो पसंद आ रहा है, या कोई इनोवेटिव आइडिया आ रही है, या मैंने कोई रिसर्च करी है, तो वो सारी चीजें जो है वो सारी की सारी मैं अपलोड कर सकता हूं इस पोर्टल पर। And it has unique features of not only crowdsourcing of ideas। crowdsourcing of ideas क्या हुए, वे एक साथ आइडियाज इकट्ठे आ गए, वहां पर अपलोड कर दिए, मैंने किए, आपने किए, तीसरे बंदे ने किए, चेतन सर ने किए, ठीक है, तो सबका क्राउडसोर्सिंग होगी ना। बट ऑल्सो इवेल्युएशन एंड रेटिंग ऑफ द आइडियाज। अब किसका आइडिया ज्यादा बढ़िया है, कितना फिजिबल है, तो ये सब भी यहां होगा। तो जो इनोवेटर होगा या एंटरप्रेन्योर होगा, जो अभी चीज स्टार्ट करने की सोच रहा होगा, तो उसे पता लग जाएगा अभी सरकार के हिसाब से जो है और रिसर्चेस के हिसाब से मेरा जो आइडिया वो कितना फिजिबल है, कितने इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चैंपियंस पोर्टल की। चैंपियन स्टैंड्स फॉर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। भाई ये याद रखने में इतना बड़ा मुझे भी दिक्कत होती है, तो मैं इसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको रटना ही पड़ेगा। चैंपियंस पोर्टल में चैंपियंस का मतलब क्या है, ठीक है, तो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया है ये पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल, जो है www.champions.gov.in। अब ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा कि ये हेल्प करेगा इंडियन एमएसएमईज को कि वो बड़े बन जाएं, यानी वो नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल के बन जाएं, ठीक है। इट्स तो यही चीज नेक्स्ट लाइन में भी लिखी है, इट एम्स टू मेक स्मॉलर यूनिट्स बिग by solving their grievances and encouraging and helping and hand holding them। hand holding क्या होता है, जैसे हैंड होल्डिंग होता है कि हम बच्चे को जैसे हैंड पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, वैसे उनको हर चीज बताएंगे, साथ साथ रहेंगे उनके जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। सेम केस जो है वो यहां पर है कि जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको एनकरेज करते रहेंगे और उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीवांसेस हैं उनकी, वो सॉल्व करते रहेंगे। तो इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आप याद रखना, अगर बाई चांस ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आप वहां घबरा मत जाना भी, ये लाइन तो हमें पढ़ी नहीं। कई बार क्या होता है कि हमें वो वर्ड, जैसे इतने हाई फाई वर्ड्स ये यूज किए हुए हैं, तो हमें वर्ड्स नहीं होते, लेकिन हमें ओवरऑल स्कीम पता होता है, लेकिन वहां हम गलत मार्क कर जाते हैं क्योंकि हमें ये वर्ड सुने ही नहीं होते। तो इसलिए मैंने ये लाइन ऐड कर ली है।
नेक्स्ट हमारी न्यूज है CAPF कैंटीन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, स्वदेशी को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाला है। उसमें बोला गया है कि जितनी भी ड्राई कैंटीन्स हैं और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वहां सिर्फ और सिर्फ इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स जो हैं वही बेचे जाएंगे, वही रखे जाएंगे। इंडिजीनियस माने स्वदेशी, हमारे भारत देश के। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज ये है कि मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम ने क्या किया है, स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस ग्रांट किया है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इट्स रिटर्न वैल्यू विद दिस मूव। और इससे स्पोर्ट्स को भी एनकरेजमेंट होगी, स्पोर्ट्स पर्सन को भी एनकरेजमेंट होगी, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। कैसे मिलेगी भाई, स्पोर्ट्स खेलने के लिए मान लो क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल बनाना और जो बैट्स बनाना, या हॉकी खेल रहे हो हॉकी की बॉल एंड हॉकी स्टिक, ये सब, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। ठीक है, एंड इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि सब्सिडीज और लोन्स मिल जाएंगी फ्रॉम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, क्योंकि इनको इंडस्ट्री का टैग मिल गया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर से रिलेटेड। सूरज कुंड कहां पर है, सूरज कुंड है हमारे हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा में सूरज कुंड है, वो किस जगह पर ये फेयर होता है, ये होता है फरीदाबाद में, दिल्ली के पास है फरीदाबाद। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर जो है वो होल्ड होता है, इसे दुनिया का लार्जेस्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, दुनिया का लार्जेस्ट है, इट इज हेल्ड एवरी ईयर एट फरीदाबाद। ठीक है, सूरज कुंड फरीदाबाद में ही है। एंड इस साल 34th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हुआ था। और उज्बेकिस्तान जो है, इट इज द पार्टनर कंट्री ऑफ द फेयर। एंड हिमाचल प्रदेश जो है वो है थीम स्टेट इस साल। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा याद रखने हैं कि अगर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 34th सूरज कुंड मेले में जो है पार्टनर कंट्री कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए जी उज्बेकिस्तान। और अगर वो पूछ रहे थीम स्टेट कौन सा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए दैट इज हिमाचल प्रदेश। आत्मनिर्भर भारत, अब देखो आत्मनिर्भर भारत पे आप सबने मोदी जी की स्पीच सुनी थी। ठीक है, तो उस टाइम लॉकडाउन के दौरान आई थी उन्होंने। तो आत्मनिर्भर भारत आखिर है क्या, उसे हम समझने की ट्राई करते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मेगा स्टिमुलस पैकेज रिलीज किया है इन 5 ट्रांचेस अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। मेगा स्टिमुलस पैकेज, स्टिमुलस आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, स्टिमुलस कब देते हैं, जब रिसेशन हो रही होती है, जब मार्केट डाउन होती है, तो मार्केट को जो है, ताकि वो मार्केट में पैसा आए, फ्लो होना शुरू हो, और फिर इंडस्ट्रीज वाले भी प्रोड्यूस करें और जो कंज्यूमर्स हैं वो भी बाई कर सकें, गवर्नमेंट स्टिमुलेट करती है, पैसा और डालती है मार्केट में, तो उसको स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, पंप प्राइमिंग वगैरह भी इसी से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो इस सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स क्या हैं, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। इकोनॉमी में वो बोल रहे हैं हमें क्वांटम जंप्स चाहिए, इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा करके नहीं, हमें तो भाई डायरेक्ट जंप वाला क्वांटम जंप चाहिए इकोनॉमी में। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वन दैट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंडिया। सिस्टम, कैसे सिस्टम्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने चाहिए सिस्टम्स। डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो आपको पता होगा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन है, हम लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी। एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहां पर है, डेमोक्रेसी बोलते हैं, कहीं डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो मतलब आप समझ लो ओल्डेस्ट जो है वो है यूएस से, और लार्जेस्ट जो है वो इंडिया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार यूएस से तो इंडिया से बड़ा है साइज में, तो लार्जेस्ट हम क्यों हैं भाई, लार्जेस्ट मतलब पॉपुलेशन वाइज, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही हैं डेमोक्रेसी। डिमांड, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब
इसी के अंतर्गत हम ये डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, मैंने आपको लेक्चर में बोला था पहले कि एमएसएमई की डेफिनेशन बदल गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम ये डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई के साथ क्या किया। पहली बात तो इसे एक्सपैंड कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि कवरेज ज्यादा हो जाएगी। माइक्रो यूनिट्स कौन सी हैं? कंपनीज विद इन्वेस्टमेंट्स अप टू ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, टर्नओवर की बात हो रही, टर्नओवर ऑफ बिलो ₹5 करोड़। तो ये हो गए हमारे माइक्रो, एम वाला, ठीक है। अब हम जाते हैं एस पे। तो स्मॉल यूनिट्स कौन से हुए? इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर बिलो 50 करोड़। आई एम सॉरी, ये स्पेलिंग गलत लिखी है, कोर लिखिए, CRORES, करोड़ जी है, ठीक है। एंड फिर हम इस एम पे आते हैं, मीडियम यूनिट्स। इनका क्या है? इन्वेस्टमेंट अप टू ₹20 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ बिलो ₹100 करोड़। प्लीज 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 इसको इग्नोर मत करना, ये जो स्टैट्स हैं ये याद करके जाना, क्योंकि पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, तो इंडिया के लिए खुशखबरी है कि इंडिया की पोजीशन अप हो गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है, ठीक है। तो पहले इसकी पोजीशन थी 77, ठीक है, पहले इनकी पोजीशन थी 77 एंड अब पोजीशन है 63rd, जो 2020 वाला है। 2019 में कितनी थी? 2019 में हमने देखा कि 77 थी। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कहां, जो ये इंडेक्स जो है ये कहां होता है? ये वर्ल्ड बैंक्स डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है? ये इंडेक्स कौन निकालता है? ये रिपोर्ट कौन निकालता है? तो आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक निकालता है। इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, हायर रैंकिंग का मतलब क्या होता है? हायर रैंकिंग मतलब लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी 1 बड़ा है किससे? 2 से। तो हायर 1 है लेकिन लोअर है ना, वैसे तो 1 कम होता है 2 से, तो वही बात की गई। इंडिकेट्स बेटर यूजुअली सिंपलर रेगुलेशंस फॉर बिजनेस एंड स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। अगर आपसे पूछ लेते हैं भी इंडिया का रैंक इतना आया तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप बता सकते हो भाई इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे प्यारे देश भारत में जो बिजनेस स्टार्ट करने के और जो प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हैं, ये सब जो चीजें इनसे रिलेटेड हैं वो अब सिंपलर हो गए हैं। अब ये चीजें स्टार्ट करना सिंपल हो गया, बिजनेस करना, व्यापार करना हमारे प्यारे देश भारत में सिंपल हो गया, आसान हो गया है। इस साल क्या एक नई बात हुई है, पहले जो 2019 वाला था, 2019 तक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी या इंडेक्स आता था, उसमें सिर्फ दिल्ली एंड मुंबई जो है उनको लिया जाता था, पर इस साल कोलकाता एंड बेंगलुरु जो है इनको भी लिया गया है, कंसीडर किया गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 की हम बात करते हैं, तो रिसेंटली 7th एडिशन ऑफ दिस इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 वाज रिलीज्ड। अब ये जॉइंट वेंचर है किनका? वीबॉक्स, पीपल स्ट्रॉन्ग, CII in collaboration with United Nations Development Program, AICTE and Association of Indian Universities। अब इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ टैलेंट एंड द डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि भाई जो लोगों के पास जो स्किल्स हैं वो इंडस्ट्री की डिमांड से मेल नहीं खाता है। इंडस्ट्री की डिमांड इतनी है और हमारे लोग जो पढ़ के आते हैं, जो सब कुछ अपनी डिग्री कर लेते हैं, फिर भी उनकी जो स्किल सेट होता है वो इस लेवल पर होता है। तो अब इनका ओवरव्यू जो कौन प्रोवाइड करेगा, कितना गैप रह गया या अब कितना है, हमें कितना ऊपर जाने की जरूरत है, वो प्रोवाइड करेगी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। इसी में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट की बात करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियाज यूथ। एम्प्लॉयबिलिटी क्या होता है? देखो, अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं एम्प्लॉयड हूं, ठीक है, नौकरी दे रहा हूं तो एम्प्लॉयर हूं। और अगर मेरे पास वो स्किल सेट है जो एक कंपनी चाह रही है तो मेरी एम्प्लॉयबिलिटी है। अगर मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है कि जो एक किसी और कंपनी को जरूरत है, ठीक है, तो मैं वहां जाके ऑब्वियसली मैं एम्प्लॉयबल ही नहीं हूं, मैं वहां इंटरव्यू नहीं देने जाऊंगा, या अगर देने भी चला गया तो वो नहीं लेंगे क्योंकि आई डोंट हैव दैट रिक्वायर्ड स्किल सेट। उसको एम्प्लॉयबिलिटी बोलते हैं। तो
इंडिया के यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी हैज रिमेन्ड स्टेगनेंट, वहीं की वहीं खड़ी है फॉर द पास्ट 3 years, लिंगरिंग एट 46.21% ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर जॉब रेडी। यानी कि 46.21% ऑफ इंडिया का यूथ जो जॉब रेडी है, वो उसमें से सिर्फ मतलब अगर हम 100 लेते हैं, मान लो 100 जॉब रेडी यूथ है इंडिया का, तो उसमें सिर्फ 46.21% जो हैं वही एम्प्लॉयबल हैं। अदरवाइज जो बाकी हैं इतने सारे, मोर देन हाफ, उनके पास वो स्किल्स नहीं है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं है। एंड एक अच्छी बात जरूर हुई है कि फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी हैज विटनेस्ड एन अपवर्ड ट्रेंड। कैसे हुआ? क्योंकि बेटियों को पढ़ाने लग गए हैं अब, तो उनके स्किल्स आ रहे हैं। अपवर्ड ट्रेंड एट 47% while that of male workforce डिक्लाइन हो रही है। लड़के पढ़ते नहीं मुंडे खुंडे, तो उनकी मेल वर्कफोर्स की एम्प्लॉयबिलिटी डिक्लाइन हो रही है। पहले थी इनकी 2019 में 47.39%, अब 46 रह गई है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है चांस फॉर इंडस्ट्रीज टू लीवरेज फीमेल रिसोर्स पूल। जो ग्लास सीलिंग है वो ब्रेक करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। आप देख रहे हो हमारी गवर्नमेंट स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन, नींव रखी गई, नींव पत्थर रखा गया फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एंड इट वाज लेड डाउन एट मुंबई। मुंबई सबको पता है कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कैबिनेट ने नोट दे दिए 2 और जगह पे भी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल सेट करने के। वो कौन कौन सी 2 जगह हैं, उस पे क्वेश्चन आ सकता है अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे तो। वो है अहमदाबाद एंड कानपुर। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद जहां के मोटा भाई हमारे अमित शाह जी हैं, ठीक है। एंड कानपुर आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। These institutes set up as the state-of-the-art training institution and they will be constructed in PPP mode, मतलब public private partnership। ये आपको आई एम श्योर अभिषेक सर ने कराया है। And on a not for profit basis, non profit basis पर है। टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है, इट वॉज सिलेक्टेड एज अ प्राइवेट पार्टनर। तो आपसे पूछा जाए इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स पे प्राइवेट पार्टनर कौन है, तो दैट इज टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट, TEDT, टेट बोल दो आप, ठीक है, फॉर सेटिंग अप फर्स्ट IIS एंड इट वाज थ्रू अ कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस। बोली लगी थी, उस हिसाब से हुआ था। एंड अब हम एम जान लेते हैं। एम इसका है टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग इन हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया टू स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू technical education after completing class 10 and class 12 and also to make them employable, यानी कि employability बढ़ाएंगे, skill set देंगे and industry ready, वही बात होगी for new India and for the global market। रीस्किलिंग रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हमने कल किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखो, इंडिया रिसेंटली जॉइंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रीस्किलिंग रेवोल्यूशन एज द फाउंडिंग गवर्नमेंट मेंबर। यानी हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। तो फाउंडिंग गवर्नमेंट्स और कौन कौन सी हैं? ब्राजील, फ्रांस और इंडिया तो है ही। खास बात पाकिस्तान भी आ रहा है भाई रीस्किलिंग रेवोल्यूशन में। अब पता नहीं बम मारने के स्किल ही बताते होंगे ये। तो द रशियन फेडरेशन, UAE and the United States। रीस्किलिंग रेवोल्यूशन का एम है टू प्रोवाइड 1 बिलियन पीपल with better education, with better skills and with better jobs by 2030। ईयर याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NIMZ की, ठीक है। NIMZ बोल लो अगर अंग्रेज अमेरिका वाले हो, अगर दूसरे हो तो NIMZ बोल लो, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनल अप्रूवल दे दी है कि NIMZ कहाँ बनाए जाएंगे। पहली बात प्रकाशम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। फिर संगारेड्डी तेलंगाना में एंड कालीगंगा नगर इन ओडिशा।
अब NIMZs होते क्या हैं, आपको इकोनॉमी में बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि दे आर एनविसेज्ड एज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं जहां स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और लैंड यूज भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ जोनिंग्स, जोन बना होते हैं, एंड क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होती है वहां पे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, स्किल डेवलपमेंट की भी फैसिलिटीज होती है। मतलब बेसिकली बात यह है वहां वर्ल्ड क्लास जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए जाते हैं और होते हैं, ठीक है। एंड at least 30% of the total land area proposed for NIMZ will be utilized for the location of manufacturing units। 30% जो एरिया होगा इनका उनमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बाकी 70% में होगा। तो द लैंड फॉर दीज जोन्स कौन सी होगी, वो प्रेफर वो करेंगे जो बंजर जमीन है जहां खेती नहीं की जा सकती, ठीक है। तो दैट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, वेस्ट इनफर्टाइल लैंड है। एंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडस्ट्रियल टाउन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करेंगे इसके थ्रू, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की बात, ठीक है। तो वो है आर्टिकल 243Q1 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर इनको अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल मिल जाती है तब क्या होगा, तब ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो जाएंगे जो कि डिफाइंड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। टेक्निकल टेक्सटाइल्स की अगर बात करें तो जो CCEA है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन विद एन आउटले ऑफ ₹1480 करोड़। याद रह जाए तो सही है, याद ना रहे तो और भी सही है, ठीक है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते क्या हैं, बेसिकली वो टेक्सटाइल्स होते हैं जो टेक्निकल परफॉर्मेंस और फंक्शनल प्रॉपर्टीज बढ़ाने में मदद करते हैं इंस्टेड ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। अब जैसे कपड़े वगैरह शर्ट लोग आजकल वो डालते हैं ना, ब्रांडेड, टॉमी, ह्यूगो बॉस, है ना, तो वो किस लिए होती है, वे अच्छे अच्छे कपड़े जो डाल रहे हैं, वो तो एस्थेटिक वैल्यू वगैरह होती है, पर ये एस्थेटिक वैल्यू नहीं है। ये बात हो रही है यहां पर जो टेक्निकल परफॉर्मेंस बढ़ाती हैं, फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। फॉर एग्जांपल PP किट्स भी एक टेक्निकल टेक्सटाइल है। इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 6% ऑफ द ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट। ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट टोटल है $250 बिलियन की, एंड उसका 6% जो है वो भारत का है। अब जो उन्होंने सेटअप किया है इंस्टीट्यूट, तो वो किस लिए किया गया है, टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। ग्लोबल लीडर बनने की हमारी विजन है, एंड टू इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों पे ये जो है छा जाना चाहते हैं। मिशन डायरेक्टोरेट, इसका जो डायरेक्टोरेट होगा वो कहां होगा, दैट विल बी ऑपरेशनल इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो इसी के साथ ही दोस्तों ये लंबा सा लेक्चर हमारा जो है खत्म होता है, एंड गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।